मैं आपको कहानियां सुना रहा हूं नरेंद्र मोदी की पुस्तक द रियल मोदी से, जिसके लेखक हैं अरविंद चतुर्वेदी और जिसको पब्लिश किया है ब्लूम्सबरी ने। आज मैं आपको वो कहानी सुनाऊंगा जिसको जानने के लिए लोगों में बड़ी इच्छा होती है कि आखिर नरेंद्र भाई मोदी के पहले बॉस कौन थे। तो आगे की कड़ी में मैं आपको आगे लेके चलता हूं कि अहमदाबाद का नया सवेरा मानो नरेंद्र का इंतजार कर रहा था। यहां आने के बाद नरेंद्र अहमदाबाद के स्टेट ट्रांसपोर्ट बस स्टैंड की कैंटीन में काका के चाय की दुकान में काम करने लगे थे। अंबालाल कोष्टी गुजरात में कंकरिया इलाके में जनसंघ का काम देखते थे। 1966 में गुजरात स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने टिकट का दाम बढ़ा दिया था, जिसको लेकर ये लोग गीता मंदिर के पास धरने पर बैठे थे। तभी वहां एक 14 साल का लड़का आकर रुक गया। लोगों ने देखा कि वहां दीनदयाल जी की तस्वीर के साथ नारों की तख्तियां टंगी पड़ी थी। उसको पढ़कर वो लड़का नारे लगाने लगा। अंबालाल कोष्टी ने बताया कि हम बढ़ा किराया वापस लेने के लिए मांग कर रहे थे। थोड़ी देर बाद हमारी इस 14 साल के लड़के से बात हुई तो पता चला यह नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। लड़के ने कहा हमारी भी सेवा करने की इच्छा है। इतनी बातचीत के बाद नरेंद्र भाई वहां से चले गए। अंबालाल कोष्टी ने बताया कि उनको जनसंघ में लेने के लिए मैं 25 दिन बस स्टैंड वाली दुकान पर गया। नरेंद्र भाई की चाय पी, मुझे लगा कि लड़के के अंदर बहुत कुछ करने की इच्छा है। उसके बाद मैंने नरेंद्र मोदी को जनसंघ का सदस्य बनाया, 25 पैसे की रसीदी टिकट काटी, साथ ही कंकरिया वार्ड का महामंत्री भी नियुक्त कर दिया। इसके बाद हम दोनों लोग इस पूरे वार्ड में साइकिल से जनसंपर्क में जुट गए। कभी वे मुझे बिठाकर साइकिल चलाते थे तो कभी मैं। अंबालाल ने बताया कि 3 महीने हम साथ रहे। नरेंद्र मोदी ने अंबालाल कोष्टी को बताया कि अहमदाबाद में उन्हें रहने में बहुत तकलीफ थी। आगे कहा कि मैं संघ में जाना चाहता हूं। फिर अंबालाल कोष्टी उन्हें संघ लेकर गए। उन्हें लगा कि वहां रहने की उनकी व्यवस्था हो जाएगी। अंबालाल ने वहां उनकी मुलाकात बच्चू भाई भगत से करवाई। नरेंद्र मोदी को बताया गया कि आपको संघ कार्यालय का सब काम करना पड़ेगा, जिसमें यहाँ की साफ सफाई, लोगों को चाय और नाश्ता देना शामिल है। अंबालाल कोष्टी ने बताया कि 1966 से नरेंद्र मोदी संघ कार्यालय आ गए थे। यही नरेंद्र मोदी को लक्ष्मण राव इनामदार का साथ और सहारा मिला, जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। जब 2001 में नरेंद्र मोदी सीएम बने थे तब उन्होंने अंबालाल कोष्टी के बारे में कहा था कि मेरे पहले बॉस यही थे। गुजरात में संघ के प्रचारक के साथ ही संगठन मंत्री रहे दत्ताजी चरणदास ने एनडी के बारे में एक दिलचस्प जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अहमदाबाद में बस स्टैंड के पास एनडी के काका कैंटीन चलाते थे। एनडी वडनगर छोड़कर आए थे, अहमदाबाद बस स्टैंड वाली कैंटीन पर बैठते थे। उस समय अहमदाबाद में 2-3 महीनों में संघ प्रचारकों की बैठकें होती थी। उस समय 1966-67 गुजरात के प्रचारकों के लिए नाश्ता लेकर आने का काम नरेंद्र भाई करते थे। इन बैठकों में कम से कम 30 प्रचारक भाग लेते थे। युवा नरेंद्र हम लोगों को 3 दिन तक अलग अलग प्रकार का नाश्ता लाकर खिलाते थे। दत्ता जी ने बताया कि कुछ प्रचारकों जैसे अनंतराव जी, शांति भाई जी ने हम मामा कहते थे, उन्हें मिठाई पसंद थी। नरेंद्र भाई उनकी पसंद की चीजें ही लाते थे, उन्हें आग्रह पूर्वक खिलाते थे। दत्ता जी चरणदास ने यह भी बताया कि आम के समय में वह लोगों को आम भी खिलाते थे। उस समय नरेंद्र मोदी आरएसएस के कार्यकर्ता के तौर पर यह काम करते थे। नरेंद्र मोदी के साथ काम कर चुके पूर्व राज्यसभा सांसद सुरेंद्र पटेल की मुलाकात भी काका की चाय की दुकान पर ही नरेंद्र मोदी से हुई। सुरेंद्र काका ने बताया कि वो आरएसएस के एक समर्पित कार्यकर्ता थे। जब मेरी नरेंद्र मोदी से पहली बार मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे चाय पिलाई थी। उन्होंने मुझसे पैसे नहीं लिए थे। अहमदाबाद के संघ कार्यालय आने के बाद नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से लक्ष्मण राव इनामदार का साथ मिला। मानो युवा नरेंद्र को पंख लग गए। उन्हें अब एक पथ पर चलने का रास्ता दिख गया। उस समय नरेंद्र मोदी 18 साल के रहे होंगे। अपने काका का घर छोड़कर हेडगवार भवन में रहने पहुंचे नरेंद्र को निचली मंजिल में 100 वर्ग फुट का कमरा दिया गया था। यहां लक्ष्मण राव इनामदार भी रहते थे। अगर कोई अहमदाबाद के हेडगवार भवन में अंदर की तरफ प्रवेश करता है तो बाईं तरफ स्थित लक्ष्मण राव इनामदार का वो कमरा है जिसमें वो रहा करते थे। उस समय नरेंद्र मोदी का कमरा नंबर 3 हुआ करता था। वह सुबह 5 बजे अपना बिस्तर छोड़ देते थे। सुबह से ही वह प्रचारकों के लिए चाय बनाने के काम में लग जाते थे। और पहले जब ये इमारत थी उस समय 1 मंजिल की इमारत थी, बाद में इसमें और मंजिलें जोड़ी गई। लेकिन अब वो जो अहमदाबाद का आरएसएस कार्यालय है उसको तोड़कर वहां पर कुछ नए कार्यालय का निर्माण किया जा रहा है। सफाई की जिम्मेदारी भी नरेंद्र भाई की थी। 1974 में नरेंद्र मोदी के काम में हाथ बटाने के लिए अहमदाबाद के आरएसएस कार्यालय में बहुत छोटी उम्र में लाए गए प्रेमचंद कोदर भाई पटेल ने बताया कि उस समय साहब एक साधारण पोस्ट पर थे। हमारे यहाँ जो प्रचारक आते थे नरेंद्र मोदी उनके लिए 5 बजे उठकर चाय नाश्ता बनाने का काम करते थे।
मैं साहब की मदद करने के लिए वहां पर था। धीरे धीरे साहब ने मुझे चाय नाश्ता बनाना सिखा दिया, कहां से दूध लाना है, कहां से दूसरे सामान, सब में मैं एक्सपर्ट हो गया। नरेंद्र मोदी वकील साहब के कपड़े भी धोते थे। ऐसा वह बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद ये अधिकार वकील साहब ने उन्हें दिया। ऐसा करने के पीछे युवा नरेंद्र की दलील थी कि उन्हें बहुत प्रसन्नता होगी। उस समय दोपहर के भोजन के लिए लोग बारी बारी से स्वयंसेवकों को घर जाते थे। वापस आने पर नरेंद्र को स्वयंसेवकों के लिए चाय बनानी पड़ती थी। कुछ समय तक यह सब करते करते युवा नरेंद्र का आत्मविश्वास बढ़ने लगा, साथ ही आरएसएस में जिम्मेदारी भी बढ़ने लगी। कहते हैं ना कि गुरु से ज्यादा बेहतर शिष्य को कोई नहीं पहचान सकता। वैसे तो नरेंद्र मोदी के विकास में अनगिनत लोगों का हाथ होगा, पर कोयले की खान से असली हीरा ढूंढने का काम तो वकील साहब ने ही किया। जिंदगी में जब नरेंद्र मोदी को रास्ता नहीं दिखाई पड़ता था तो उसका आसरा बस वकील साहब ही हुआ करते थे। चाहे स्वयं सेवक बनाने का काम रहा हो या शादी के बाद जिंदगी की कसमकस से निकलकर हेड गवार पहुंचने में नरेंद्र का हमेशा गुरु ने साथ दिया। एक और खास बात जिसमें लक्ष्मण राव इनामदार ने बहुत अहम रोल अदा किया, वो था नरेंद्र को आगे पढ़ने के लिए प्रेरित करने का। आगे के अध्ययन के लिए वकील साहब ने परिश्रम करके युवक नरेंद्र मोदी को सारी जानकारी इकट्ठा करके दी, जिससे दोबारा नरेंद्र मोदी अपनी पढ़ाई कर सके। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने अपना पूरा जीवन संघ को समर्पित कर दिया। जब मैं इस किताब को लिखने का मन बना रहा था तो मेरे मन में एक सवाल था कि आखिर नरेंद्र मोदी ने संघ का ही चुनाव क्यों किया, इसके पीछे क्या कारण रहा। मैं नरेंद्र मोदी के परिवार, उनके जानने वाले या मित्रों से जब मिला तो उससे अवश्य यह जानने की कोशिश करता रहा कि आखिर नरेंद्र मोदी के संघ में जाने के पीछे का क्या रहस्य है। पुस्तक के सिलसिले में रिसर्च के दौरान मेरी मुलाकात मणिनगर में अपनी क्लिनिक के माध्यम से गरीबों का इलाज कर रहे नरेंद्र मोदी के समर्थक मित्र अनिल रावल से हुई। डॉक्टर रावल लंबे वक्त तक नरेंद्र मोदी के साथ काम करते रहे हैं। काम का यह सिलसिला उस वक्त हुआ था जब नरेंद्र मोदी प्रचारक के रूप में अहमदाबाद में सक्रिय थे। मोदी ने आरएसएस क्यों ज्वाइन किया, यह कहानी बड़ी दिलचस्प है। खास बात यह कि यह रहस्य उद्घाटन खुद नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर रावल से किया था। डॉक्टर अनिल रावल ने बताया कि 1982-83 की बात है। संस्कार धाम के ट्रस्टी डॉक्टर आर.के. शाह ने मुझे कहा कि नरेंद्र भाई की मां की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, उनको देखने जाना है। तुरंत ही हम लोग वहां के लिए निकल लिए। नरेंद्र भाई डॉक्टर शाह की फिएट गाड़ी चला रहे थे। मेरे मन में एक प्रश्न था कि आखिर नरेंद्र मोदी ने संन्यास क्यों लिया, उनके मन में क्या है जिसने उन्हें इस रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया। डॉक्टर अनिल रावल ने मुझे बताया कि वो स्वयंसेवक थे, इनका काम प्रचार करना, एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर में प्रसार करना प्रमुखता से होता था। उस समय आरएसएस कार्यालय में सुबह बड़ा और चाय दिया जाता था। शाम को हम किसी स्वयंसेवक के घर जाते थे, वहीं पर भोजन करते थे। यही हमारी दिनचर्या थी। अगर स्वयंसेवक के यहाँ जाना नहीं हो पाता तो उस दिन हम उपवास पर ही रह जाते थे। आगे डॉक्टर अनिल रावल का कहना था कि नरेंद्र मोदी ने मुझे बताया कि मैं एक स्वयंसेवक के गांव में घर उससे मिलने के लिए गया था। गांव में उसका टूटा फूटा घर था। उस घर में कुल 3 सदस्य थे, पति पत्नी और छोटा बच्चा। मैं दोपहर के समय उनके घर पर पहुंचा था। यह वह समय था जब अमूमन लोगों के भोजन का समय होता है। दंपत्ति ने मुझसे भी खाने का आग्रह किया और कहा कि आप धूप में दूर से आए दिख रहे हैं, हाथ मुंह धोकर आप भी प्रसाद ग्रहण कर लीजिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। मैं भी पास की बाल्टी में रखे पानी से हाथ मुंह धोने के बाद भोजन करने के लिए बैठ गया। उसकी पत्नी ने मुझे एक बाजरे का रोटला और एक बहुत ही छोटी सी कटोरी में दूध दिया। नरेंद्र मोदी ने अनिल रावल को बताया कि मैंने रोटी का टुकड़ा तोड़कर पहला निवाला मुंह में डाला था और दूसरा निवाला अपने मुंह में डालने जा ही रहा था तो थोड़ी दूर पर मैंने देखा कि एक बच्चा खड़ा होकर एकटक कटोरी को देखे जा रहा था। फिर पता नहीं क्यों मेरे मन में अंदर से लगा कि हो न हो यह जो छोटी कटोरी में मुझे दूध दिया गया है कहीं उस बच्चे का तो नहीं। मैंने खाना छोड़ दिया और थाली एक तरफ कर दी। इसके बाद बच्चे की मां ने मेरी नजरों के सामने ही मेरी थाली में रखा दूध की कटोरी बच्चे को दे दी, जिससे बच्चा एक सांस में पूरा दूध पी गया। मेरी नजरों के सामने ही मेरी थाली रखी दूध की कटोरी बच्चे को दे दी, जिससे बच्चा एक सांस में पूरा पी गया। यह देखकर मैं कांप गया। मैंने एक मां का त्याग और गरीबी का इतना भयानक चेहरा पहले कभी नहीं देखा था। मैंने तुरंत खाने वाली जगह पर से उठ खड़ा हुआ। नरेंद्र मोदी का मन उस दंपत्ति के त्याग के लिए उनका बहुत सम्मान करने को हुआ। मोदी को लगा कि आज भी लोगों के मन में त्याग और समर्पण कायम है। उस घर से निकलते वक्त उनके मन ने भारत में हर उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का संकल्प लिया जो दुखी हो, असहाय हो। उन्होंने उसी समय ये प्रण लिया कि अगर मैं अपनी जिंदगी में कुछ बन गया तो हर उस गरीब के हाथ में रोटी, कपड़ा और मकान देने की कोशिश करूंगा जो इससे वंचित होगा। अनिल रावल ने कहा कि इसके बाद नरेंद्र मोदी ने संघ में पूर्णतः समर्पित हो जाने का रास्ता चुना। जब नरेंद्र मोदी गुजरात
में मुख्यमंत्री के पद पर थे, तब भी उनकी तरफ से गरीबों के लिए रोटी, कपड़ा और मकान के लिए अभियान चलाए गए। और देश का प्रधान सेवक बन जाने के बाद भी उन्होंने देश के लोगों से यही वादा किया कि हर गरीब को रोटी, कपड़ा और मकान मिलना चाहिए। संघ में सफर की मोदी की शुरुआत हो गई। नरेंद्र मोदी के साथ संघ के शिक्षा वर्ग का 3 साल पूरा करने वाले भागीरथ भाई देसाई ने बताया कि पहले साल की ट्रेनिंग नरेंद्र मोदी और भागीरथ भाई ने 1973 में नाडियाड में पूरा किया था, जबकि दूसरे साल की ट्रेनिंग 1974 में होनी चाहिए थी। नवनिर्माण आंदोलन के कारण उस साल वो ट्रेनिंग नहीं हो पाई। इसके बाद 1975 में बाजवा जिला बड़ौदा में द्वितीय वर्ष संघ शिक्षा वर्ग की ट्रेनिंग हुई। आपातकाल के तुरंत बाद नागपुर में तृतीय वर्ष की संघ शिक्षा वर्ग का प्रशिक्षण लिया। इसके बाद नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारी भी बढ़ने लगी और पद भी मिलने लगे। हेडगेवार भवन में उनके साथ रहने वाले प्रेमचंद ने हमें बताया कि शुरुआत में कार्यालय में साहब को बाहर से आए प्रचारकों के लिए टिकट कराने, चाहे वो रेल का टिकट हो या फिर हवाई जहाज का टिकट हो, साथ ही उनके ट्रेवल के लिए गाड़ियों का इंतजाम की जिम्मेदारी दी गई थी। वहीं भागीरथ भाई देसाई ने बताया कि 1974-75 में उनके पास अहमदाबाद इलाके के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जिम्मेदारी थी। एनडी यहाँ कार्यालय आया करते थे। उस समय आपातकाल का दौर था। नरेंद्र मोदी को संघ की तरफ से आपातकाल की सामग्री, तथ्यों के संकलन की जिम्मेदारी दी गई थी। वह संघ की तरफ से भूमिगत आंदोलन के साथ भूमिगत पत्रिकाओं में लेख के लिए सामग्री के संकलन के साथ ही उसे छपवाने की जिम्मेदारी उठाते। नरेंद्र मोदी ऐसे विलक्षण व्यक्ति थे जो समय समय पे नए प्रयोग करते थे। क्या आपको विश्वास होगा कि जिस समय नरेंद्र मोदी आंदोलन में काम कर रहे थे उस समय उनके जापान में भी दोस्त रहे होंगे, लेकिन हाँ, उस समय उनके जापान में भी दोस्त थे। नरेंद्र मोदी बाकी लोगों की सोच से कितना आगे की सोचते थे, इसकी कल्पना करना कठिन है। क्या आप इस बात पर का भरोसा करेंगे कि नरेंद्र मोदी की 1974 में जापान के लोगों से दोस्ती थी? यह दिलचस्प किस्सा नरेंद्र मोदी के साथ बहुत समय तक काम करने वाले उनके साथ ही भागीरथ भाई देसाई ने सुनाया। भागीरथ भाई ने मुझे बताया कि 1974 में नरेंद्र भाई ने उन्हें एक बार पार्सल छुड़ाने के लिए डाकखाने भेजा। उसका कारण था कि नरेंद्र भाई किसी काम में व्यस्त थे। जब मैं डाकघर गया तो पार्सल छुड़ाया तो पता चला कि यह पार्सल जापान से आया था। मैं नरेंद्र भाई के पास वो पार्सल लेकर गया। पार्सल मेरे सामने ही खोला गया। जब पार्सल खोला गया तो उसमें बहुत सारा जापानी सामान था, जैसे शेविंग मशीन, बाल को सुखाने वाली मशीन, नेल कटर, जापानी पेन आदि। उन सामानों में से नरेंद्र भाई ने नेल कटर और जापानी पेन मुझे दे दिया। तब मैंने नरेंद्र भाई से इस किस्से को पूछा कि ये क्या है, तो नरेंद्र भाई ने मुझे बताया कि मैं अलग अलग प्रकार की पुस्तकों का अध्ययन करता हूँ जिसमें दुनिया भर के लोग लेख लिखते हैं। उस किताब में उन लोगों के पते भी दिए जाते थे जिस पर आप उनके लिखे पर अपनी प्रतिक्रिया भेज सकते थे। इस तरह से इस जापानी मित्र से मेरी दोस्ती हुई जिसने सामग्री भेजी है। नरेंद्र भाई अपने गुरु के लिए कितने समर्पित थे ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उससे जुड़ी एक कहानी मैं आपको सुनाता हूं। नरेंद्र का अपने गुरु लक्ष्मण और इनामदार को लेकर कितना आदर और सम्मान था, इससे जुड़ा एक प्रसंग नरेंद्र मोदी के मित्र रमेश भाई मेहता ने मुझे सुनाया। यह बात 1979 के आसपास की है, जब गुजरात के मोरबी में आई बाढ़ के बाद पुनर्वास के लिए आरएसएस की तरफ से बनाए घरों के वितरण का कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बाला साहब देवरस आए थे। पूरे मोरबी में उत्साह का माहौल था। नरेंद्र मोदी और रमेश मेहता कहीं घूमने जा रहे थे, तभी नरेंद्र मोदी को एकाएक याद आया कि आज तो ऋषि पंचमी है। मोरबी में आई बाढ़ के बाद लोगों के पुनर्वास में जुटे नरेंद्र मोदी को अपने गुरु के जन्मदिन की जब याद आई तो वह चिंतित हो गए। रमेश भाई का कहना था कि वकील साहब नरेंद्र भाई के लिए पिता तुल्य थे। वकील साहब के इतना करीब होने के बाद भी नरेंद्र मोदी वकील साहब को जन्मदिन मनाने के लिए कहने का साहस नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने यह बात अपने मित्र रमेश मेहता को कही। उनके मित्र रमेश मेहता ने यह बात बाला साहब देवरस को बताई, क्योंकि बाला साहब देवरस की बात को तो वकील साहब टाल ही नहीं सकते थे। आपको बता दें कि वकील साहब अपने लिए कुछ करने के खिलाफ रहते थे। जिस दिन वकील साहब का जन्मदिन था उस दिन मोरबी का सारा बाजार बंद था, लेकिन नरेंद्र मोदी पर तो जुनून सवार था कि अपने गुरु के जन्मदिन का उनका सम्मान करना है। मेहता के मुताबिक हम लोग जब बाजार पहुंचे तो पूरा मोरबी बंद था। फिर हम लोगों ने प्रयास करके एक दुकान खुलवाई और वहां से कुछ सामान खरीदा। इसके बाद हम दूसरी जगह गए और वहां से एक शाल खरीदी। सारा सामान लेकर हम कैंप पहुंचे जहां सभी लोगों के ठहरने की व्यवस्था थी। फिर सरसंघ चालक बाला साहब देवरस ने वकील साहब को जन्मदिन की बधाई दी। उनकी बात को भला वकील साहब कैसे मना कर सकते थे। इस तरह से नरेंद्र भाई को भी अपने गुरु का जन्मदिन के अवसर पर सम्मान प्रदान करने का मौका मिल गया। यह नरेंद्र मोदी का अपने गुरु के प्रति लगाव और समर्पण और आत्मीयता दिखाता है। नरेंद्र भाई ने अपने गुरु के हर उस सपने को पूरा करने का काम किया जो उन्होंने देखा था, जो उन्होंने संकल्प नरेंद्र भाई को दिया था। नरेंद्र मोदी का अपने गुरु में कितना लगाव था, इस बारे में एक प्रसंग संस्कार धाम के ट्रस्टी डॉक्टर आर.के. शाह ने सुनाया। उन्होंने अपने गुरु वकील साहब के प्रति नरेंद्र मोदी की चिंता का उल्लेख किया। वकील साहब जब कैंसर की बीमारी से गंभीर रूप से पीड़ित थे और अपना इलाज करवा रहे थे, तब यह शिष्य पूरे समय अपने गुरु की सेवा में लगा रहा। वकील साहब ने अपनी अंतिम सांस पूना में ली। इनामदार की मौत ने मोदी के जीवन में खालीपन ला दिया। यह खालीपन कितना गहरा था इसका उल्लेख
एंडी मरीनो ने मोदी के हवाले से अपनी पुस्तक में किया है। उन्होंने कहा कि उन दिनों मुझे जो भी समस्या आती थी तो मैं उनसे बात करता था। अब अपनी सोच की प्रक्रिया में मैं ऑटो पायलट हूं। मृत्यु के बाद भी वकील साहब ने नरेंद्र मोदी के लिए सहारे का काम किया। अहमदाबाद के बाहरी इलाके में लड़कों के लिए रिहायशी हाई स्कूल बनाने के प्रोजेक्ट में इनामदार मोदी के लिए प्रेरणा बने। इस समय नरेंद्र मोदी राजनीति के हाशिए पर थे। संस्कार धाम में मोदी ने देश भर के हर उस शख्स से संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया जिसने उसको बेहतर बनाने की सलाह दी होगी। इस क्रम में डॉक्टर आर के शाह ने हमें बताया कि किस तरह से नरेंद्र मोदी इस संस्थान को बनवाने के लिए दिन रात एक किए हुए थे। खिड़की दरवाजे से लेकर हर छोटी बड़ी बात पर नरेंद्र मोदी खुद निगाह रखते थे। यूएसए में विश्व हिंदू परिषद का काम करने वाले महेश भाई मेहता ने बताया कि संस्कार धाम प्रोजेक्ट जब मुझे नरेंद्र मोदी ने बताया तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आखिर वह इतने बड़े प्रोजेक्ट को कैसे पूरा करेंगे। अहमदाबाद में मेरी मुलाकात नरेंद्र मोदी के जानने वाले साथी मोहसिन शेख से हुई, जो कि एक जाने माने चित्रकार हैं। उन्होंने संस्कार धाम से जुड़ी बात हमसे साझा की। यहाँ पर नरेंद्र मोदी के लिए जो कमरा बनवाया गया था उसको ठंडा करने के लिए एयर कंडीशनर का कहीं भी इस्तेमाल नहीं होता है। ऐसी इसकी संरचना बनाई गई है कि यह पूरी तरह से एयर कूल्ड है। मोहसिन शेख ने बताया कि नरेंद्र भाई ने इस कमरे के लिए उनसे एक तस्वीर बनाने को कहा था। उन्होंने स्वामी विवेकानंद की एक तस्वीर अपने पर्स से निकाल कर दी थी। इस तस्वीर में विवेकानंद के चेहरे पर दाढ़ी और मूंछ की हल्की रेखाएं ही आई थी। नरेंद्र भाई का कहना था कि स्वामी जी की इस तस्वीर को मैं अपने कमरे में सिरहाने की तरफ लगाऊंगा जिससे वो हमेशा मेरे साथ रहें। संस्कार धाम के निर्माण में नरेंद्र मोदी ने अपने को इतना व्यस्त कर लिया था कि उस समय राजनीतिक में हाशिए पर होने के बाद भी दिन काटना उतना मुश्किल नहीं लग रहा था। मोदी की चाय की चर्चा हर कोई करता है, लेकिन वो चाय कैसे बनती है या कैसे बनती थी वो मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि जब मैं अहमदाबाद, गुजरात और देश के अलग अलग राज्यों में घूम रहा था इस पुस्तक को लिखने के क्रम में, तब बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत सारी बातें बताई, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खाने पीने के बेहद शौकीन हैं और चाय बनाना तो उन्होंने बचपन में ही सीख लिया था।